भाइयों और बहनों, नमस्कार। आज मैं लेकर आया हूँ अपनी एक कहानी, आहुति। यह एक सैनिक की शहादत की मार्मिक कथा है। तो प्रस्तुत है कहानी आहुति। सुबह का समय है, आसमान में काले बादल मंडरा रहे हैं। वातावरण में ठंडक है। कुछ दिनों पूर्व हुई मौसम की पहली बरसात से गांव के चहुं ओर खेतों व खलिहानों में हरियाली भर आई है। चंद्रपुर गांव से दूर पश्चिम में स्थित शीतल बाग में नवयुवकों का एक झुंड मौज मस्ती में लीन है। ये सब गांव के वे लड़के हैं जो अपनी स्कूल की पढ़ाई अधूरी छोड़ चुके हैं और माता पिता की कमाई पर मौज कर रहे हैं। चारों ओर खड़ी मोटरसाइकिलों के मध्य कुछ बैठे हैं, कुछ लेटे हैं। शराब की खाली बोतलें इधर उधर लुढ़क रही हैं। टेप रिकॉर्डर से निकल रहे पाश्चात्य संगीत में सब झूम रहे हैं। लो आ गई उपदेसी बुआ, मयंक चिल्लाया तो सब चौंक पड़े। मुंह में भरा हुआ धुआं हवा में छोड़कर सबने अपनी सिगरेटें बुझा दी। सब सतर्क हो गए, उसके उपदेशों को सुनने के लिए तैयार हो गए। तुम सब लफंगे हो, आवारा हो, अपने माँ बाप की कमाई को उड़ा रहे हो। इसी तरह की कितनी ही बातें उलाने सुनते सुनते वे पक्के घड़े हो गए हैं। कंचन बुआ बचपन में ही अकेली रह गई थी। उसने फिर शादी नहीं की। पीहर में ही अपने छोटे भाई के घर में रहकर ही कष्टों भरा वैधव्य गुजार दिया। रास्ते चलते जब भी वह बच्चों को शैतानी करते देखती है तो उन्हें डांटे बिना नहीं रहती है। उदंडी बच्चे उससे डरते हैं, उसे देखते ही छिप जाते हैं। आवारा झुंडों में घूमते मटर गश्ती करते युवकों से उसे सख्त घृणा है। जब भी वह उन्हें देखती है सबको डांटती है, फटकारती है और उपदेश देने लगती है। सबको वह विजय का उदाहरण देती है। कहने लगती है, अपने दोस्त विजय को देखो जिसने पूरे गांव की नाक ऊंची कर दी है। चंद्रपुर का वह पहला मर्द है जो सेना में भर्ती हुआ है। दूसरी तरफ तुम लोग हो। तुम्हारे जैसे कितने ही लोग देश में हैं जो सिर्फ नशे में डूबे हुए हैं, चाहे वह सिगरेट का नशा हो, दारू का नशा हो या फिर जवानी का नशा हो। मेरी बात मानो और सुधर जाओ। कोई काम धंधा करो। भगवान ने अच्छा शरीर दिया है, इसे इस तरह बर्बाद मत करो। उसके अंतिम वाक्यों में आर्द्रता समय आती है। बच्चों के भटकाव का दर्द उसके हृदय में पीड़ा भर देता है। उसके उपदेश सुनकर वे हंस पड़ते हैं। कंचन बुआ की बातें बेअसर होकर उनके सिर के ऊपर से निकल जाती हैं। हाँ, इतना अवश्य है, वे उसकी बातों का बुरा भी नहीं मानते हैं। उन्होंने ही उसे नया नाम दिया है। कंचन बुआ को वे उपदेसी बुआ कहकर पुकारने लगे हैं। वह दूर सड़क पर लकड़ी के सहारे गांव की ओर चली आ रही है। उसके माथे पर टोकरी है, चाल में तेजी है, व्यग्रता है। वह उन सबके नज़दीक से होकर गुजर गई है। आज उसने उनकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा है। सभी विस्मित हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। लगता है सूरज आज पश्चिम में निकला है, सलमान जोर से बोला और सभी ठहाका लगाकर हंस पड़े। सड़क पर जाती हुई कंचन बुआ अचानक ठहर गई और उनकी ओर लौट पड़ी। बुआ के वृद्ध मुखमंडल पर छाई मलिनता को देखकर एक अप्रत्याशित भय ने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। लकड़ी के सहारे तेज कदमों से चलकर वह उनके नज़दीक आ खड़ी हुई और कर्कशता से बोली, हाँ, आज सूरज पश्चिम से ही निकला है। थोड़ी भी शर्म बची हो तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो सब। एक तरफ देश पर संकट आया है, सीमाओं पर जवान मौत से लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ तुम्हारे जैसे लोग मस्ती में झूम रहे हैं। देश की रक्षा में चंद्रपुर का बेटा शहीद हो गया है और तुम लोग हो कि अपने मित्र की शहादत पर भी ठहाके लगा रहे हो। ये देखो, मैं टोकरी में फूल लाई हूँ। विजय के शव पर फूलों की मालाएं चढ़ाऊंगी।
स्कूल के मैदान में सारा गांव उसे श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा हो रहा है और तुम लोग नशे में डूबे हुए हो। धिक्कार है तुम सबको, धिक्कार है तुम सबको। कंचन बुआ की आवाज़ भर्रा गई, शब्द टूट गए और रुआंसी होकर वह लौट पड़ी। उसके एक एक शब्द उनके जेहन में कौंध गए। सारा नशा फुर्र हो गया और सभी स्तब्ध रह गए। विजय का मासूम चेहरा उनके दिलो दिमाग में छा गया। एक हंसमुख, सीधा साधा व गरीब लड़का। अभी कुछ दिनों पूर्व ही वह गांव में आया था। इस बार लंबे समय तक वह गांव में रहा था। कुछ दिनों पूर्व ही उसका विवाह हुआ था। वे सभी उसकी बारात में गए थे और खूब झूम झूम कर नाचे थे। दूल्हे के रूप में वह राजकुमार सा लग रहा था। दुल्हन भी कोमल सी, गोरी सी, शर्मिली सी, किसी राजकुमारी सी लग रही थी। अभी तो उसके हाथों की मेहंदी भी नहीं मिटी होगी और यह हादसा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। कंचन बुआ सटिया गई है, वह झूठ बोल रही है। दूसरे क्षण उनकी मोटरसाइकिलें गांव की ओर दौड़ पड़ी। गांव के बाहर स्कूल के प्रांगण में विशाल भीड़ जमा हो गई थी। माहौल गमगीन था। स्त्री पुरुष बूढ़े बच्चे, सबके चेहरों पर दुख की काली छाया थी। भारत माता की जय, शहीद विजय सिंह अमर रहे के जय घोषों से अंबर गूंज रहा था। तिरंगे में लिपटा विजय का शव चिता पर रखा हुआ है और लंबी लंबी कतारों में खड़े लोग सिर झुकाकर गांव के लाडले को प्रणाम कर रहे हैं। चिता को घेरे हुए चारों तरफ सेना के जवान खड़े हैं। मित्र को प्रणाम करने के लिए वे सब भी एक कतार में खड़े होकर आगे बढ़ने लगे। अरविंद ने शहीद के चरणों में प्रणाम किया और चिर निद्रा में सोए अपने मित्र का मासूम मुखमंडल देखकर रो पड़ा। अरविंद की तरह ही सलमान, मयंक, विनय, कोई भी अपने आंसुओं को नहीं रोक पाया। बचपन से जवान होने तक विजय के साथ गुजारा समय बारंबार उनकी स्मृतियों में अवतरित होकर प्रतिपल उनकी वेदना को तीक्ष्ण बना रहा था। अपने आंसुओं को पोंछकर लोगों के साथ वे भी जय जयकार करने लगे। उन सबको आंसू बहाता देखकर सेना का एक जवान उनके नज़दीक आ खड़ा हुआ और बोला, लगता है आप सब विजय के मित्र हैं। हाँ, बचपन से ही हम साथ साथ खेले कूदे हैं, साथ साथ पढ़े हैं और साथ साथ बड़े हुए हैं। मेरा नाम वेंकटेश है, मैं चेन्नई का रहने वाला हूँ। मैं भी विजय का साथी हूँ। सेना में हम लंबे समय तक साथ रहे हैं। वेंकटेश क्षण भर रुका और फिर बोला, टाइगर हिल के मोर्चे पर भी हम दोनों साथ साथ थे। साथ मिलकर हम दोनों ने कई घुसपैठियों को मार गिराया था। दिन भर की लड़ाई के बाद उस रात हमारा दस्ता एक बंकर में आराम कर रहा था। आधी रात का समय था। विजय और मेरी ड्यूटी पहरे पर लगी थी। हमारे सारे साथी गहरी नींद में थे। मैं भी अर्ध निद्रा में था कि विजय आकर मेरे कान में फुसफुसाया, इस नज़दीक ही कई घुसपैठियों का समूह है। उनकी खुसर फुसर विजय ने सुनी थी। सतर्क होकर मैंने भी सुनने का प्रयास किया। भारतीय सेना के विरुद्ध वे भावी रणनीति बना रहे थे। मैंने गर्दन हिलाकर विजय की बात का समर्थन किया। वह फिर मेरे कान में फुसफुसाया कि अच्छा मौका है, हमें आक्रमण करना चाहिए। इनकी बातों से लगता है कि ये लगभग 2 दर्जन हैं। इन सबके लिए 3 हथगोले काफ़ी हैं। हमने हमारे सारे साथियों को जगाकर सतर्क कर दिया। हमले की योजना बनाई गई। तय हुआ कि पहले केवल एक ही जवान बंकर से बाहर निकलकर दुश्मन पर हथगोले फेंकेगा। फिर सब निकलकर बचे हुए दुश्मन पर आक्रमण करेंगे। बंकर से बाहर निकलकर पहला हमला कौन करेगा, इस विषय पर विजय ने अपना पक्ष रख दिया। मैंने दुश्मन की टोह ली है, इसलिए हमला करने का पहला अधिकार मेरा ही है। कप्तान ने विजय की बात मान ली। वह हथियारों से लैस होकर बंकर से बाहर निकल गया। लगभग 10 मिनट बाद ही हमें धमाकों की आवाज़ सुनाई पड़ी। उसी क्षण कैप्टन ने हमें कूच करने की आज्ञा दे दी। दुश्मन के कुछ ही घुसपैठिए बचे थे जो मशीन गनों से गोलियां बरसा रहे थे।
जब तक उधर से फायर आता रहा हम भी गोलियां चलाते रहे। सुबह होते होते सब कुछ शांत हो चुका था। हम 22 घुसपैठियों को मार चुके थे, लेकिन इस कार्रवाई में हमने विजय को खो दिया था। चंद्रपुर के जांबाज विजय सिंह की वीर गाथा सुनकर सभी गौरवान्वित हो उठे थे। वेंकटेश उनके बीच से निकलकर सेना की टुकड़ी में जा मिला। उत्तेजित होकर भीड़ फिर जयघोष करने लगी। जब तक सूरज चांद रहेगा, विजय तेरा नाम रहेगा, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इसी समय राज्य के शिक्षा मंत्री की गाड़ियों का काफिला आ गया। मंत्री जी के साथ अन्य गणमान्य व्यक्ति भी गाड़ियों से उतरे। सभी ने बारी बारी से तिरंगे में लिपटे शहीद पर फूल मालाएं चढ़ाई और हाथ जोड़कर नम आंखों से शव को प्रणाम किया। फिर मंत्री जी अपने दल के साथ नज़दीकी बेटे विजय सिंह के परिजनों को सांत्वना देने लगे। मंत्री जी ने विजय की दुल्हन विमला के सिर पर हाथ रखा और बोले, सरकार तुम्हारी ऋणी हो गई है बेटी, तुम्हारे पति की कुर्बानी देश कभी नहीं भूलेगा। आज हमारा देश तुम्हारा कृतज्ञ है। मंत्री जी की सहृदय बातों को सुनकर एक बार फिर विजय की दुल्हन की आंखों से आंसुओं की बाढ़ फूट पड़ी। विजय के पिता रतन सिंह की पीठ पर जब मंत्री जी ने हाथ रखा तो वह भाव विह्वल हो उठे। वृद्ध व क्षीण शरीर से छलछलाता हुआ देश प्रेम फिर फूट पड़ा। आज अगर मेरा कोई और बेटा होता तो देश की रक्षा के लिए मैं उसे भी सीमा पर भेज देता। यह सुनकर मंत्री जी द्रवित हो उठे और उन्होंने रतन सिंह को गले लगा लिया। अब सेना के जवान कतारबद्ध खड़े हो गए। मेजर सूरजभान सिंह की आज्ञा पाकर उन्होंने अपनी राइफलें आसमान में तान ली और हवा में फायर करके अपने साथी को सलामी दी। बंदूकों के धमाकों से आसमान गूंज उठा और इसी के साथ सेना का बैंड मातमी धुन बजाने लगा। विशाल भीड़ में गम की असीम खामोशी छा गई। आसपास के पेड़ों पर बैठे पक्षियों व जानवरों की हलचल में भी अप्रतिम स्तब्धता छा गई। शहीद पर लिपटा तिरंगा हटा लिया गया। मंत्री जी व मेजर साहब के सहारे वृद्ध पिता रतन सिंह खड़ा हुआ और भारी मन से आगे बढ़ा। पुत्र की चिता को अग्नि देते ही पिता रो पड़ा। पूरे जन सैलाब की आंखों में आंसू उमड़ पड़े। शहीद विजय सिंह अमर रहे, भारत माता की जय के नारों से आसमान फिर गूंजने लगा। अपने मित्र के शव को आग की लपटों में जलता हुआ देखकर सब भाव विह्वल हो उठे। भीड़ से निकलकर युवकों का एक दल आगे बढ़ा और मेजर सूरजभान सिंह के सामने आ खड़ा हुआ। सभी विस्मय पूर्वक उन्हें देखने लगे। क्षण भर की खामोशी के बाद गंभीर स्वर में अरविंद बोला, मेजर साहब, हम सब आवारा हैं। मित्र के प्राणों की आहुति ने आज हमारी आंखें खोल दी है। देश के लिए हम भी कुछ करना चाहते हैं। आप हमें भी सेना में भर्ती कर लीजिए। मोर्चे पर जाकर हम सब दुश्मन से विजय की मौत का बदला लेना चाहते हैं। अरविंद के रुकते ही सलमान बोल पड़ा, मेजर साहब, जब भी विजय गांव आता था वह हमें भी फौज में भर्ती होने की सलाह देता था। हम उसकी बातों को गंभीरता से नहीं सुनते थे, लेकिन आज उसकी शहादत ने हमारी आंखें खोल दी हैं। इस निरर्थक जीवन से अब हमें घृणा हो रही है। देश की रक्षा के लिए हम सब कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। अपने सामने खड़े 20 युवकों को कुर्बानी के लिए तत्पर देखकर मेजर सूरजभान सिंह का मस्तक फक्र से ऊंचा उठ गया। गहरी खामोशी के मध्य उनका रोबीला स्वर गंभीर स्वर में गूंजा, मुझे गर्व है कि हमारा एक जवान शहीद होता है तो सैकड़ों देशवासी कुर्बानी के लिए आगे आ जाते हैं। नागरिकों का देश प्रेम देखकर सेना का आत्मबल चौगुना हो जाता है। मैं तुम्हें सेना में भर्ती तो नहीं कर सकता क्योंकि मुझे इसका अधिकार नहीं है, लेकिन आज इस अवसर पर जब हमारा एक शहीद चिता की आग में जल रहा है
कुछ बातें मैं देशवासियों को कहना चाहता हूँ। मेजर साहब क्षण भर रुके, सभी गंभीरतापूर्वक उनकी बात सुनने को व्यग्र हो उठे। ऊंची आवाज में मेजर साहब फिर बोले, सेना का एक जवान देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देता है। इससे बढ़कर कोई कुर्बानी नहीं होती है। अगर देश का प्रत्येक नागरिक एक सैनिक के इस त्याग पर गंभीरता से विचार करे और वह स्वयं भी देश के लिए कुछ करना चाहे, तो उसे भी कुछ आहुतियाँ देनी होंगी। उसे बेईमानी की आहुति देनी होगी, अपने दुर्व्यसनों व दुराचारों की आहुति देनी होगी, उसे अपने आराम व विलासिता की आहुति देनी होगी, झूठ व धोखेबाजी की आहुति देनी होगी। इस तरह एक आम नागरिक भी परोक्ष रूप से देश की रक्षा कर सकता है। ईमान व धर्म के रास्तों पर चलने वाले नागरिकों का देश अवश्य ही सुदृढ़ होगा और कोई भी दुश्मन उसकी तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं कर सकेगा। यह कहकर मेजर साहब आगे बढ़े और अपने दस्ते के साथ मिलकर उन्होंने चिता में जल रहे शहीद को अंतिम सलामी दी। उनकी आंखों में पानी भर आया और 2 बूंद आंसू भूमि पर टपक पड़े। दूसरे क्षण वे मुड़े और सेना के वाहनों की तरफ बढ़ गए। थोड़ी देर बाद ही जब सेना के वाहनों का काफिला मोर्चे की ओर बढ़ा तो जय घोष से फिर आसमान गूंजने लगा, भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो साथियों, ये थी कहानी आहुति। इसी तरह की एक और कहानी लेकर मैं शीघ्र ही आपके बीच हाजिर होऊंगा। धन्यवाद।